गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टार्टिंग हम लोगों ने की थी बेसिक कंसेप्ट में। अपन ने केवल इतना सा पढ़ा था कि कॉस्ट किसे कहते हैं। आज फिर से एक हल्का सा रिवीजन अपन ले रहे हैं। बेटा, कॉस्ट का मतलब है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी खर्चे में लगते हैं उन सभी खर्चों का सम। जिस दिन प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं और जब तक ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो जाता है तब तक जितना खर्चा लग रहा है सभी खर्चों को अगर हम ऐड करते जाएं, जोड़ते जाएं तो ये इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कहलाती है। बेटा, इस कॉस्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसे खर्चे जिसका किसी एक्सटर्नल पर्सन को, बाहरी व्यक्ति को अगर एक अमाउंट हमें पे करना पड़ता हो तो इसे हम बोलते हैं रियल एक्सपेंस या रियल कॉस्ट। जबकि ऐसे खर्चे जिसका किसी भी बाहर के व्यक्ति को कोई पेमेंट हमें नहीं करना है तो इसे कहा जाता है नॉशनल एक्सपेंस। तो शुरुआत हमने की थी कॉस्ट के साथ। कॉस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, रियल एक्सपेंसेस एंड नॉशनल एक्सपेंसेस। बेटा, अगर हम लोग अपनी इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, सपोज ये पेन बना रहे हैं तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए प्लास्टिक और इंक। ये है मटेरियल जब भी ये सप्लायर से खरीदेंगे उसके लिए हमें उसको पेमेंट करना है, तो ये अपने लिए क्या हुआ, रियल एक्सपेंस। इसके लिए पेमेंट कर रहे हैं। वर्कर्स जो भी फैक्ट्री में काम करेंगे इन्हें रेम्यूनरेशन यानी कि वेजेस या लेबर का पेमेंट करेंगे, ये भी एक रियल एक्सपेंस है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी, पावर, रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, रेंट, जो भी खर्चा आप पे कर रहे हैं, बाहर के किसी पर्सन को आपको पेमेंट करना है, ये रियल एक्सपेंस में आएगा। नॉशनल एक्सपेंस में ऐसे खर्चे आएंगे जिसका किसी भी बाहरी व्यक्ति को कोई पेमेंट नहीं किया जाता है, जैसे कि रेंट ऑफ ऑन प्रीमाइसेस, हमारी खुद की बिल्डिंग का किराया हमें किसी को नहीं देना है, फिर भी इसे टोटल कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं तो ये नॉशनल एक्सपेंस कहलाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम खुद की कैपिटल अगर बिजनेस में लगा रखी है उसका इंटरेस्ट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये भी एक नॉशनल एक्सपेंस होगा। सैलरी ऑफ प्रोपराइटर को कभी सैलरी नहीं मिलती है, फिर भी अगर आपने यह कंसीडर किया तो ये भी अपने लिए एक नॉशनल एक्सपेंस होगा। राइट, तो कॉस्ट क्या है ये चीज आपको एकदम से क्लियर है। बस एक बात ध्यान रखिए, देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस विच आर नेवर टू बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट। कुछ ऐसे खर्चे हैं जिन्हें कॉस्ट में कभी इंक्लूड नहीं किया जाता है, लागत में कभी सम्मिलित नहीं करते हैं। बेटा, ऐसे कौन से खर्चे हैं, जैसे जो लोन हम लोगों ने लिया उसका इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट फाइनेंशियल एक्सपेंस है, कॉस्ट में नहीं आएगा। डिविडेंड, जो प्रॉफिट हमने कमाया उसे शेयर होल्डर में बांट रहे हैं, लाभांश, ये भी कॉस्ट में नहीं आता है। बैड डेट्स, डोनेशन, इनकम टैक्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट डिवेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये सभी एक्सपेंसेस फाइनेंशियल एक्सपेंस कहलाते हैं जिन्हें कॉस्ट में कभी इंक्लूड नहीं करते हैं। राइट, चलिए यहां तक हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज कुछ नया डिस्कस करते हैं, कुछ नया हम लोग पॉइंट यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। बेटा, सपोज करिए हमारी क्लास में लगभग 40 से 50 स्टूडेंट हैं और मुझे ये कहा जाता है कि आप सभी 40-50 स्टूडेंट को अलग अलग ग्रुप में बांटिए, डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज करिए। मेरे पास कई सारे तरीके हैं जिनसे मैं इन सभी स्टूडेंट को अलग अलग ग्रुप में बांट सकता हूं। जैसे बॉयज अलग हो जाएं, गर्ल्स अलग हो जाएं, दो ग्रुप हम लोग बना सकते हैं। जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अलग हो जाएं, इंग्लिश मीडियम के अलग हो जाएं, दो ग्रुप बनाए जा सकते हैं। जैसे 12th में ऐसे स्टूडेंट जिनके 70% अबाउट थे, 50 to 70% थे या बिलो 50% थे, मैं 3 ग्रुप बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ एरिया से आने वाले स्टूडेंट अलग हो जाएं, साउथ से अलग हो जाएं, ईस्ट वाले अलग हो जाएं, वेस्ट वाले अलग हो जाएं, मैं 4 ग्रुप यहां पर बना सकता हूं। राइट, स्टूडेंट गिने चुने 40-50 हैं, बट मेरा इनको अलग अलग क्लासीफाई करने का तरीका अलग अलग हो रहा है। सपोज करिए पटरी के इस पार रहने वाले अलग स्टूडेंट कर रहे हैं, पटरी के उधर वाले स्टूडेंट को अलग कर देते हैं, दो ग्रुप फिर भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट तो ये के ही हैं, बस मैंने क्या किया, इनका क्लासिफिकेशन का तरीका चेंज किया। सेम चीज हम लोग करना चाहते हैं कॉस्ट के रेस्पेक्ट में। बेटा, हमारी इंडस्ट्री में जितना भी खर्चा लग रहा है उससे हम बोलते हैं कॉस्ट। मुझे क्या करना है, इस कॉस्ट को डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज करना है। तो एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, लागत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट।
बेटा सपोज करो ये पेन अगर हम लोग अपनी इंडस्ट्री में बना रहे हैं तो इस पेन को बनाने के लिए जितना भी खर्चा लग रहा है ये इस पेन की कॉस्ट हो गई। मुझे इस कॉस्ट को अलग अलग ग्रुप में बांटना है, अलग अलग कैटेगरी में बांटना है। तो यहाँ टॉपिक पढ़ रहे हैं, इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, और इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड इट इज एलिमेंट वाइज। एलिमेंट के बेसिस पर हम कॉस्ट को टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एलिमेंट के बेसिस पर कॉस्ट को टोटल कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। बट एक बात बताइए, अगर ये पेन हम लोग अपनी इंडस्ट्री में बनाते हैं तो इस पेन को बनाने के लिए हमें बेसिक जो सबसे पहला जरूरत मेन एलिमेंट की है वो क्या चीज की होगी? प्लास्टिक और इंक। तो प्लास्टिक और इंक इसे हम बोलते हैं मटेरियल। बिना मटेरियल के कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो एलिमेंट के बेसिस पर कॉस्ट को अगर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट क्या आया? मटेरियल, राइट। बेटा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं क्लासिफिकेशन को समझने के लिए। एक बात बताइए, आप जितने भी स्टूडेंट हैं, क्या आप में से किसी स्टूडेंट ने कभी लाइफ में गाजर का हलवा खाया? डेफिनेटली खाया होगा। अच्छा, किसी ने गाजर का हलवा बनते हुए देखा है? बोले सर वो भी देखा है। क्या कोई बच्चा है जिसने कभी लाइफ में गाजर का हलवा बनाया हो? श्योर। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, गाजर का हलवा बनाने के लिए मेन एलिमेंट, मुख्य तत्व क्या चाहिए? बेटा गाजर का हलवा बनाने के लिए मुख्य तत्व चाहिए गाजर, शुगर, मिल्क, मावा, ड्राई फ्रूट। ये सब क्या है? ये है मटेरियल। बिना मटेरियल के, बिना सामग्री के गाजर का हलवा नहीं बनेगा। तो चलिए मेन एलिमेंट, ये सब कुछ मटेरियल है, ये अपन ने डिस्कस कर दिया। बट एक काम करते हैं, किसी एक दिन संडे के दिन अपन गाजर का हलवा बनाते हैं। जितना भी मटेरियल चाहिए ना, गाजर, शुगर, मिल्क, मावा, ड्राई फ्रूट, ये सब चीजें एक जगह इकट्ठी करके कहीं रख देते हैं और उसके चारों तरफ 4-5 चेयर लगा देते हैं और सब फैमिली मेंबर आके रोज या 3-4 घंटे 5 घंटे लगातार इनको देखते रहते हैं। क्या देखते रहने से गाजर का हलवा बन जाएगा? बोला नहीं सर, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? गाजर को छीलना होगा, इसे किसना होगा, कढ़ाई में डालना होगा, घी डालकर उसे थोड़ा गर्म करना है, उसके बाद उसमें दूध डालना है, फिर उसके बाद शक्कर डालनी है, फिर ड्राई फ्रूट डालना है। यानी कि गाजर को गाजर के हलवे में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ वर्किंग करनी होगी, और हमारी इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करेंगे उन्हें हमें कुछ रेम्यूनरेशन देना होगा, और इसी को हम बोलते हैं लेबर। तो मटेरियल के बाद सेकंड मेन एलिमेंट ये आता है लेबर, राइट। चलिए एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। बेटा सपोज करिए किसी संडे के दिन हमने गाजर का हलवा बनाना है। सारा मटेरियल जो चाहिए एक जगह ला के रख दिया, गाजर को हमने छील दिया, किस दिया, कढ़ाई में डाल दिया, घी डाल दिया, थोड़ी देर हिलाया, फिर थोड़ी देर बाद उसमें दूध डाल दिया, फिर 1-2 घंटे और हिलाया, फिर उसमें शक्कर डाल दी, ड्राई फ्रूट डाल दिए। 4 घंटे 5 घंटे हो गए, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बार, मगर फिर भी गाजर का हलवा नहीं बना। क्यों? क्योंकि बेटा इस बार अपन ने गैस ऑन नहीं किया। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को? केवल मटेरियल और केवल लेबर से काम नहीं चलेगा, अभी कुछ खर्चे और करने हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे फैक्ट्री का रेंट। बेटा फैक्ट्री का रेंट न तो मटेरियल में आता है न लेबर में आता है, बट फैक्ट्री किराए की लेनी पड़ेगी अगर आपको प्रोडक्शन करना है। इलेक्ट्रिसिटी, पावर, रिपेयर मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, रॉयल्टी, इंश्योरेंस। बेटा ये जितने भी खर्चे हैं ना, ये खर्चे न तो मटेरियल में आ रहे हैं ना लेबर में आ रहे हैं। क्या करें बेटा? इनको हम लोग थर्ड कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं और इसको नाम देते हैं अदर एक्सपेंसेस का। तो एलिमेंट के बेसिस पर बेसिकली हमने कॉस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। द वन इज मटेरियल, सेकेंड लेबर, और ऐसे खर्चे जो ना मटेरियल में आते हो ना लेबर में आते हो, इनको अपन ने क्या कर दिया? थर्ड कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया, एंड नाउ इट इज टू बी कंसिडर्ड एज अदर एक्सपेंस। ओके, तो एलिमेंट के बेसिस पर कॉस्ट को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट में। और ये 3 पार्ट कौन कौन से होंगे? मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस। नाउ सबसे पहले बातचीत करते हैं इस मटेरियल के बारे में। बेटा हमारी इंडस्ट्री में सपोज करिए पेन हम लोग बनाते हैं,
इस पेन को बनाने में लगता है प्लास्टिक, इंक। तो ये प्लास्टिक और ये इंक इस पेन में ही डायरेक्टली यूज में आए। इस मटेरियल को कहा जाता है डायरेक्ट मटेरियल। अगर इस पेन को हमने अपनी इंडस्ट्री में किसी मशीन पर बनाया और हमने माना कि उस मशीन में लुब्रिकेंट ऑयल डाला, मशीन में ग्रीस लगाया, मशीन में हमने स्पेयर पार्ट्स लगाए, तो ये लुब्रिकेंट ऑयल, ये ग्रीस, ये स्पेयर पार्ट्स, ये भी तो मटेरियल है। मगर ये मटेरियल इस पेन में डायरेक्टली कहीं काम नहीं आया। हाँ, इनडायरेक्टली जरूर कहीं ना कहीं उसकी जरूरत थी, इंडस्ट्री में यूज में आया है। इस मटेरियल को कहा जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर से क्लियर करते हैं। माना कि हम लोग अपनी इंडस्ट्री में ये टी शर्ट बनाते हैं, टी शर्ट में जो कपड़ा लगा है वो टी शर्ट में ही डायरेक्टली लगा, ये मटेरियल है जो टी शर्ट में लगा है। मगर एक कपड़ा मैंने यूज में लिया जो मशीनों को साफ करने के लिए मैंने काम लिया है, वो कपड़ा भी मटेरियल है मगर इस टी शर्ट में नहीं लग रहा है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, इनडायरेक्ट। और जो कपड़ा इस टी शर्ट में लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल को मैं क्या करने वाला हूं, दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। एक डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल। बट डायरेक्ट मटेरियल का मतलब वो मटेरियल जो किसी प्रोडक्ट में ही डायरेक्टली यूज में आया है, जो प्रोडक्ट में लगा हुआ है, ये तो है डायरेक्ट मटेरियल। और वो मटेरियल जो प्रोडक्ट में नहीं लगा है मगर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कहीं ना कहीं उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसे कहा जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करते हैं लेबर के बारे में। बस एक बात बता दीजिए, हमारी इंडस्ट्री में जितने भी वर्कर्स जो काम करने के लिए आते हैं, क्या हर वर्कर प्रोडक्ट बनाने का काम करता है, प्रोडक्शन का काम करता है? नहीं, कुछ तो वर्कर होंगे ना जो प्रोडक्ट बनाने का काम नहीं करते। जैसे एग्जांपल के रूप में वॉचमैन। क्या लगता है बेटा आपको, वॉचमैन क्या प्रोडक्शन का काम करता है? बोला नहीं सर, वो तो बाहर खड़ा रह के चौकीदारी करेगा, राइट। सिमिलरली इलेक्ट्रीशियन, बेटा इलेक्ट्रीशियन भी प्रोडक्शन नहीं करता, ये भी क्या करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चेक करेगा। वॉचमैन, इलेक्ट्रीशियन, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर भी केवल सुपरविजन करेगा, खुद प्रोडक्शन का काम नहीं करेगा। परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, ये भी प्रोडक्शन नहीं करते हैं, या तो माल खरीदते हैं या फिर माल को बेचते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते हैं। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं ये भी प्रोडक्शन नहीं करते हैं। अकाउंटेंट जो है वो भी प्रोडक्शन नहीं करता है। ऑडिटर जो है ये भी प्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में जितने भी वर्कर काम करने के लिए आ रहे हैं, हम इनको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। ऐसे वर्कर जो प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं, ऐसे वर्कर जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, दोज वर्कर्स हु आर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, दीज पर्टिकुलर वर्कर विल बी नोन एज डायरेक्ट लेबर। बट डायरेक्ट लेबर को छोड़ के बाकी कोई भी वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो इसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट लेबर, राइट। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अदर एक्सपेंस। अब बात करते हैं अदर एक्सपेंस के बारे में। तो पहले तो ये क्लियर करिए कि अदर एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, ऐसे एक्सपेंस जो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, वो सब किस में आएंगे, अदर एक्सपेंस में आएंगे। जैसे फैक्ट्री का रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, रिपेयर मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, रॉयल्टी, ये सारे के सारे खर्चे अदर एक्सपेंस में आएंगे। उसके अलावा भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट हम लोग बना सकते हैं। बट इन अदर एक्सपेंस को भी मुझे दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट अदर एक्सपेंस किसको बोलेंगे और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस किसे बोलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। बेटा सपोज करिए मुझे एक मकान का कंस्ट्रक्शन का काम कराना है। मकान बनाने में मुझे क्या लगेगा, मटेरियल, और क्या लगेगी, लेबर की कॉस्ट। थोड़ा मकान बनाने में जो मटेरियल लग रहा है, आप समझते ही हो मकान बनाने में क्या मटेरियल लगता है, लेबर को किसको किसको पेमेंट करना है। इन सब के साथ साथ मुझे इस मकान का एक नक्शा यूआईटी से अप्रूव कराना है, नगर परिषद से अप्रूव कराना है, किसी आर्किटेक्ट से बनाना है, उसकी भी मुझे फीस देनी है। माना कि इस मकान की फीस या मकान बनाने के लिए नक्शा जो दे रहे हैं, इस नक्शे की लागत मेरी आ रही है 40,000 रुपए। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं इस मकान की कॉस्ट डिटरमाइन करता हूं तो उसमें मटेरियल और लेबर की तो कॉस्ट जोड़नी है, क्या नक्शे की कॉस्ट भी मुझे मकान की लागत में जोड़नी चाहिए? डेफिनेटली जोड़नी चाहिए, क्योंकि मैं नक्शा इसी का तो बना रहा हूं। अब एक बात बताएं, मैंने यहां मकान नहीं बनाया, मैंने यहां मल्टी स्टोरी तैयार की है, एक बड़ी बिल्डिंग तैयार की है।
और इस पूरी बिल्डिंग का नक्शा पास कराया, उसका खर्चा आया 4 लाख रुपए। क्या मैं नक्शा पास कराने का जो खर्चा आया किसी एक फ्लैट की कॉस्ट में ऐड कर सकता हूं, या उसे मुझे सभी के लिए चार्ज करना पड़ेगा? बोले सर ये तो आपको अब सभी के लिए चार्ज करना पड़ेगा। पहले खर्चा केवल एक मकान के लिए था, सीधा सीधा मकान की लागत में जोड़ दिया, मगर अब ये खर्चा 2 या 2 से ज्यादा मकानों के लिए एक साथ किया, तो इसको सभी में बांटना पड़ेगा। पहले वाले खर्चे को बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरे वाले को कहा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैं फिर से एक एग्जाम्पल लेकर आपको और क्लियर कर देता हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। बेटा सपोज करिए ये हमारी एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में हम लोग 4 प्रोडक्ट बनाते हैं, पेन, पेंसिल, रबर और शार्पनर। बेटा ये बताएं कि इस पेन को बनाने के लिए हमारे पास लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के पेन बना नहीं सकते, तो हम एक काम करते हैं, अलग अलग कंपनीज वालों से जाकर बातचीत करते हैं, जैसे रोटोमैक, सेलो, पार्कर और भी जो अलग अलग कंपनीज हैं, इन सब कंपनी से जाकर बातचीत करते हैं। बाकी तो सब कंपनी मना कर देती है, केवल एक कंपनी तैयार होती है, वो है कैमलिन। कैमलिन कंपनी बोलती है ठीक है भैया आप हमारे नाम से अपनी कंपनी में पेन बना लो, मगर चूंकि आप हमारा नाम यूज में ले रहे हो तो आपको हमें क्या देना पड़ेगा, रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो कैमलिन कंपनी ने ये डिसाइड किया कि आप हमें रॉयल्टी दोगे, और रॉयल्टी कितनी दोगे, 1 रुपी पर पेन। एक पेन बनाने पर 1 रुपया रॉयल्टी का दोगे, ठीक है। तो मान लेते हैं साल भर में हमने 20 लाख पेन बनाए हैं, और 20 लाख पेन बनाने के लिए रॉयल्टी कितनी चुका दी अपन ने, 20 लाख रुपए रॉयल्टी का चुका दिया। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि क्या ये 20 लाख रुपए का खर्चा केवल पेन की कॉस्ट में ऐड करेंगे, या आप इसे पेंसिल, रबर, शार्पनर सभी के लिए चार्ज करेंगे? तो ऑब्वियस है कि खर्चा हमने किसके लिए किया, केवल पेन बनाने के लिए, क्योंकि उसी का लाइसेंस नहीं था, बाकी के तो लाइसेंस हैं। तो ये 20 लाख रुपए सीधे सीधे आप क्या करोगे, सिर्फ पेन की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ये खर्चा कहलाएगा इस पेन के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस। बट सपोज करिए ये बिल्डिंग हमारी खुद की नहीं है और हम इस बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हैं 24 लाख रुपए पर एनम, साल भर का 24 लाख रुपए, और इस बिल्डिंग में हम 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर। इस बार आपको बताना है क्या करें, ये रेंट केवल पेन की लागत में जोड़ें या इसको पेंसिल, रबर, शार्पनर सबके लिए चार्ज करना है। डेफिनेटली इस बार आपको इसे सबके लिए चार्ज करना है। तो ये खर्चा हमारे लिए क्या हो जाएगा, इस बार इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। थोड़ा ऐसा एक्सपेंस जो आपने किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इनकर्ड किया हो तो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट की लागत में जोड़ देंगे, ये कहलाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। और ऐसे खर्चे जो कॉमनली आपने इनकर्ड किए हो, जो प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली नहीं था, तो इसे कहा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि सपोज करो हम अपनी पूरी इंडस्ट्री में केवल एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, पेन, इसके अलावा कुछ नहीं बनाते हैं। अब बताओ 24 लाख रुपए का जो रेंट है, क्या ये सीधा सीधा पेन की लागत में जोड़ देंगे? बोला हाँ सर जोड़ तो देंगे, मगर ये खर्चा डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा? बोले ये इनडायरेक्ट खर्चा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने रेंट जो दिया ना, वो किसके लिए दिया, इस पेन के लिए या इस बिल्डिंग के लिए? बोला सर रेंट तो हमने बिल्डिंग के लिए दिया, कॉस्ट किसकी निकाल रहे हो? बोला सर पेन की निकाल रहे हो। तो ये खर्चा आपने पेन के लिए नहीं किया, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। बेटा सपोज करो एक मशीन पर आप पेन बनाते हैं और इस मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए, पावर। बताओ ना, पावर किस में लग रहा है, पेन में या मशीन में? बोले सर मशीन में लग रहा है। कॉस्ट किसकी निकाल रहे हैं, पेन की निकाल रहे हैं। डायरेक्ट मानेंगे या इनडायरेक्ट? बोले सर इनडायरेक्ट मानेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये पेन है, मैंने इस पे कलर करवा दिया, प्रिंटिंग करवा दी, उसके बाद मैं इसे मार्केट में बेचूंगा। बताओ ना, कलर किस पे करा है, पेन पे।
ये खर्चा सीधा पेन की लागत में जुड़ सकता है, तो ये खर्चा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। इस टी शर्ट को बनाने के बाद इसमें हमने ये बटन वगैरह लगाए, ये खर्चा डायरेक्टली इसमें लगा हुआ है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होगा? अदर एक्सपेंस को मुझे दो भागों में डिवाइड करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर ये खर्चा मैंने स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए किया होगा, तब तो मैं क्या कहूंगा इसको? डायरेक्ट अदर एक्सपेंस। और बेटा अगर ये प्रोडक्ट के लिए नहीं है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज के लिए है, तो ये क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। ओके, बेटा अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो डायरेक्ट नेचर की कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब वो मटेरियल जो इस प्रोडक्ट में ही लगा, डायरेक्ट लेबर का मतलब वो वर्कर जिन्होंने इस पेन को बनाया, और डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो खर्चे जो आपने इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इनकर्ड किए। ये किसी प्रोडक्ट के लिए ओरिजिनल इनकर्ड होने वाली कॉस्ट है, और इसे हम लोग नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट, मूल लागत जो ओरिजिनली इसी प्रोडक्ट के लिए लगी है। और ये जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं बेटा, इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कॉस्ट रिकॉर्ड में हम लोग बोलेंगे ओवरहेड्स, और इसी को ऑन कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। यह जरूर है कि डायरेक्ट कॉस्ट को ही प्राइम कॉस्ट कहा जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही ओवरहेड कहा जाता है। नाउ लिसन, अब हम एक काम करते हैं, अपनी पूरी इंडस्ट्री को हम अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। बेसिकली यहाँ टोटल हमारे पास 4 डिपार्टमेंट होंगे। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहां मशीनें लगी होंगी, जहां वर्कर्स काम करेंगे, जहां प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जहां से पूरी इंडस्ट्री को हम कंट्रोल करेंगे। तीसरा सेलिंग डिपार्टमेंट, फिनिश गुड्स के बन जाने के बाद इसे मार्केट में बेचना है तो उसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। और चौथा डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, फिनिश गुड्स को बेच देने के बाद उसे कस्टमर तक पहुंचाने के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाएंगे। बेटा ये जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, अगर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री के लिए लगते हैं तो इसे नाम दिया जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफिस के लिए लगते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए लगते हैं, तो इसे क्या नाम देंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अगर सेलिंग डिपार्टमेंट का खर्चा है, क्या बोले? सेलिंग ओवरहेड। और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का खर्चा है तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो बेटा अभी तक हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म्स को समझ रहे हैं। आपको याद है जब 11th के अंदर आप आए थे तो आपको समझाया गया था एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, फिक्स एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स क्या है, स्टॉक क्या है, डेटर क्या है, क्रेडिटर। बस अभी तक वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये मालूम पड़े कि डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट लेबर क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, तीनों का सम क्या कहलाएगा? प्राइम कॉस्ट। आपको ये मालूम हो कि इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट लेबर क्या है, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस क्या है, इनको हम लोग क्या नाम देंगे? ओवरहेड्स। और अगर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री के लिए लगे, क्या कहलाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए लगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सेलिंग डिपार्टमेंट का खर्चा सेलिंग ओवरहेड, और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहलाएगा। राइट? तो बड़ा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लिया है कॉस्ट के बारे में, छोटे छोटे पॉइंट हम लोगों ने अब तक कंसिडर किए हैं। कल की क्लास में और कुछ नया हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।